अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। आलमी हालात हाज़िरा क्या चल रहा है दुनिया में, ख़ास तौर से अमेरिका इज़राइल की जंग ईरान और लेबनान के ख़िलाफ़। तो इसमें गो मगो की कैफियत है। डोनाल्ड ट्रंप कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। इस लिहाज से तज्ज़ियाकारों की तो हालत ख़राब है, फिर भी जो काम है वो तो करना रहता है। तो अभी समझ जाइए कि कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बात से अंदाज़ा लगता है कि वो जंग रिज़्यूम करेगा, दूसरी बात से अंदाज़ा लगता है कि वो जंग ख़त्म करेगा। तो जो भी सूरत हाल है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है अपने सपोर्टरों को, न्यूयॉर्क में वो ख़िताब कर रहा था कि बहुत जल्द जो है जंग ख़त्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि ईरान अब मानने के लिए तैयार है कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। अब ये ऐसी बात है कि इसमें आप कह सकते हैं कि बस पब्लिक को जो है मोबिलाइज़ करने वाली बात है, वरना तो ईरान कब से कह रहा है कि मैं तो एटम बम बनाऊंगा ही नहीं। तब वो कह रहा है कि वो नहीं बनाएगा। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि ईरान की तरफ से ऑफिशियल कह रहा है कि नहीं, अभी बीच में बहुत गैप है हम दोनों के दरमियान, समझ जाइए कि एग्रीमेंट होने में। लेकिन इधर डिप्लोमेटिकल इतनी हरकतें हो रही है कि जिससे अंदाज़ा लग रहा है कि कुछ ना कुछ जो है मुस्बत सिमत में मामला जा रहा है। और कल जो है काफ़ी अंदेशे थे, ऐसा लग रहा था कि नहीं कहीं जंग रिज्यूम हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो है बेटे की शादी की कोई तकरीब थी, उसमें वो नहीं गया। जबकि सैटरडे संडे छुट्टी का मामला है, मंडे को भी छुट्टी है, लेकिन उसने कहा नहीं, वाइट हाउस में हमारा जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन है, हमें रहना पड़ेगा। तो वो जंग जब भी रिज्यूम करता है तो वो छुट्टी के दिनों में करता है ताकि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा हड़कंप न मचे। तो ऐसा लग रहा था कि जुमा की रात वो जो है ऐलान कर दिया था कि मैं बेटे की तकरीब में भी हो सकता ना जा पाऊँ। दूसरी तरफ यह है कि वो सैटरडे संडे जो है फ्लोरिडा में जो है अपने क़यामगाह पे गुजारता है, वहाँ भी जाने के लिए वो कहा कि मना कर दिया कि मैं वाइट हाउस ही में रहूँगा, क्योंकि हमें जो है अर्जेंट यहाँ पर रहना है। तो इससे लग रहा था कि यहाँ पर जो है वो जंग रिज्यूम करेगा, लेकिन अभी तक तो खबर आ रही है कि जो है जंग रिज्यूम नहीं है। और इधर डिप्लोमेटिकल जो है हरकतें तेज़ हो गई है। पाकिस्तान के आप देखेंगे कि वहाँ के जो है इंटीरियर मिनिस्टर जो है मोहसिन नकवी, वो 2-3 दिन से जो है ईरान ही में है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आसिम मुनीर साहब कल पहुँच गए, अब्बास अराक़ची साहब से बात हुई उनकी रात में। फिर कतर का भी एक डेलीगेशन सपोर्ट करने के लिए पहुँच गया कि अगर एक फरीक पे विश्वास नहीं है तो हम भी आ जाते हैं, 2 आदमी तो कॉन्स्पिरेसी करके झूठ नहीं बोलेगा। फिर उसके बाद जो है शहबाज शरीफ ने कहा कि हम चाइना जाने वाले हैं, क्योंकि इस बड़े अलायंस में जो है चाइना का अहम रोल रहने वाला है। फिर अब्बास अराक़ची साहब जो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी साहब से फ़ोन पे बात किए। फिर रीजन में जितने भी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, चाहे वो इराक़ का हो, तुर्की का हो या ओमान का हो, सबसे बातचीत किए। तो इस लिहाज से लग रहा था कि जो है मुस्बत सिमत में जा रहा है। इतना ज़्यादा जो डिप्लोमेटिकल एफर्ट एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन फिर समझ जाइए कि ईरान के तरफ से जो स्पोक पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि आसिम मुनीर साहब आ गए हैं तो जो है बातचीत जो है बन रही है। अभी गैप बहुत ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट गैप्स। तो उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि नहीं हम बिल्कुल करीब हो रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नहीं दिल्ली दूरस्थ। तो अब ये देखिए कि मामला क्या है। अब जंग रिज्यूम होना रहता तो रात जो है वो ज़्यादा अंदेशा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को 2-3 दिन मिल जाते अच्छे से। तो अभी तक तो जंग रिज्यूम नहीं हुई है, तो देखिए। और इधर डोनाल्ड ट्रंप की भी हालत ख़राब है, जंग रिज्यूम करे तो करे कैसे। ईरान कह रहा है कि जंग बंदी के लिए आल फ्रंट पे जो है जंग बंदी होनी चाहिए। फिर उनके जो है सुप्रीम लीडर जो मुश्तबा खामनी साहब, उन्होंने कहा है कि इनरिच यूरेनियम तो हम किसी को नहीं देंगे, जाओ भूल जाओ उसको। और दूसरे नंबर पर आप देखेंगे कि ईरान का मुतालबा यह है कि जंग बंद होगी तो आल फ्रंट पे होगी, यानी ईरान और लेबनान दोनों में।
ये नहीं कि हमसे कर लोगा, लेबनान से जो है ज़मीन हड़पते रहोगे, हिजबुल्लाह को मारते रहोगे। अब ये चीज़ जो है वो इज़राइल को सूट नहीं करता है, तो इस लिहाज से जो है वो प्रॉब्लम है। फिर आप देखेंगे कि जो है डिप्लोमेटिकल एफर्ट्स में जो है अमेरिका की रिपोर्ट आई है कि ये जो 40 दिन की जो जंग हुई थी, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है अमेरिका का। 42 के करीब उनके फाइटर जेट वगैरह जो है डिस्ट्रॉय हुए थे। उसमें ज़्यादातर तो है तो समझिए कि ड्रोन थे, लेकिन मीप्रो ड्रोन वो काफ़ी ये था, नाइपर या क्या नाम है उसका। और फिर उसमें F-35A वो भी ये हो गया था, यानी 2 बिलियन का तो सिर्फ फाइटर जेट वगैरह उसका नुकसान हुआ। टोटल मिला करके 29 बिलियन का नुकसान हुआ। और इसके बरक्स आप देखेंगे कि इजराइल का जो है फाइटर जेट वगैरह में कुछ नुकसान ही नहीं हुआ। तो ऐसा लग रहा था कि जो है मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली बात है। जिसकी असल जंग है वो कम लॉस खा रहा है, जिसको जो है सपोर्ट करना आया है वो आगे बढ़ बढ़ के लड़ा। तो ये जो अमेरिका में एक लिहाज से, इस लिहाज से भी पैनिक है। अब जब वॉर कॉस्टिंग पे जब बात आ रही है तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि कुछ मसला नहीं है, ईरान में जितना हमारा खर्च नहीं हुआ उतना तो हम समझ जाए वेनेजुएला से निकाल लेंगे, तेल से कई गुना निकाल लें। यानी जो हम रास्ता अपनाए हैं धांधली का, तो कहीं पे जो है जीतेंगे भी, कहीं पे हारेंगे भी। लेकिन ओवरऑल देखो ना कि हमारी जो दादागिरी है उसमें ठीक है, हम ईरान में हम लॉस खाए हैं, तो वेनेजुएला में जो है हम प्रॉफिट में भी तो रहे हैं। तो इस गुंडागर्दी का तो फ़ायदा है ना, दोनों मिला के देखो ना, कंबाइन करके देखो। अभी फिर वेनेजुएला को भी कंबाइन कर लेना, ये मैं अपने तरफ से कह रहा। तो वो उसने रास्ता ये अपनाया है, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है उसके खींचम तानी हो रही है। इसके बाद जो है वहाँ के जो कांग्रेस है, जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं समझिए यहाँ के हिसाब से, तो वहाँ 2 हाउस है, सेनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। तो सेनेट में एक बिल लाया गया था डेमोक्रेट की तरफ से कि प्रेसिडेंट के पावर को कर्व किया जाए, कि वो जो वॉर जो है ईरान के खिलाफ शुरू ना कर सके। अगर करना है तो कांग्रेस से इजाज़त ले सबसे, क्योंकि कांग्रेस में जो भी बैठे हुए हैं, चाहे सेनेट में या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, वो अमेरिकी अवाम के नुमाइंदे हैं, तो उनसे पूछा जाए। जमहूरियत है तो अवाम से पूछ के करो कुछ। तो वो सेनेट से तो पास हो गया था, अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास होना था। डेमोक्रेटिक वाले को लगा कि अब हम हार जाएंगे अगर वोटिंग हो गई तो, लिहाजा उसने वोटिंग ही को कैंसिल कर दिया, कहा जून में होगा, बहाना लगा करके, क्योंकि अभी तो उन लोगों की हुकूमत है। तो इस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप को यह है कि अवाम सड़कों पे भी उसकी हिमायत नहीं है और कांग्रेस में भी हिमायत नहीं है, और दोनों हाउस में हिमायत नहीं है, न सेनेट में है न हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में है। फिर अंदरूनी भी जो है टीम में भी जो है वो सही नहीं चल रहा। आप जानते हैं कि जब जंग शुरू हुई थी तो एंटी टेररिस्ट वाला जो ये था उसने पहले ही जो है रिज़ाइन दे दिया था कि ईरान की जंग हमारी जंग है नहीं, इलीगल वॉर है। वो कह रहा कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, फिर भी कह रहे हैं तुम बनाओगे, मारेंगे तुमको। और अभी कल जो है तुलसी गैबार्ड ने जो है, जो नेशनल इंटेलिजेंस की जो है हेड थी, वहाँ समझिएगा 18-19 जो है इदारे हैं जासूस के, उसकी जो सबसे हेड थी तुलसी गैबार्ड, उसने रिज़ाइन दे दी। लिखने में तो ये लिखी है कि हमारा शौहर को जो है हड्डी का कैंसर है, इस लिहाज से हम जो है रिज़ाइन कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि अमेरिका में कौन बीवी है जो शौहर की खिदमत करती है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि उसको दबाव पड़ा है। वो दबाव इसलिए पड़ा है कि तुलसी गैबार्ड जो है वो फ़ौज में जो है काम कर चुकी है इंडियन है, मज़हब के लिहाज से हिंदू है, लेकिन वहाँ जा कर के रह रही है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो है वो समझिए कि पार्टिसिपेट भी की थी प्राइमरी में, 2020 में वो डेमोक्रेट की तरफ से थी, इस बार जो है वो रिपब्लिकन की तरफ से थी, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में चली गई थी। इस लिहाज से 2025 में उसको जो है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का ये बना दिया गया। लेकिन वो मेंटली लिहाज से, सोच के लिहाज से जंग के मुखालिफ है। वो इराक वॉर वगैरह में शामिल भी थी, फिर भी वो क्रिटिसाइज़ करती है कि अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी में पेंटागन की मुदाखलत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अमेरिका को बाहर की जंग बहुत ज़्यादा नहीं लड़नी चाहिए, अपने अंदर ध्यान देना चाहिए। तो इस लिहाज से लोग देख रहे हैं कि ये जो है जब इराक जंग की मुखालफत करती थी तो ये ईरान जंग की भी मुखालफत की होगी।
जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा होगा कि जब तुम मुखालिफ हो तो फारिग हो जाओ फिर। तो ये सारी सिनारियो है इसमें जो है। फिर आप देखेंगे कि जो है कहने को तो अमेरिका अकेले है, यूरोप वाले उसके साथ नहीं हैं, लेकिन यूरोप जो है वो अमेरिका एक ही चट्टे बट्टे हैं। ये समझिए खुद इंडिया में जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है बीजेपी की और ख़ास प्राइम मिनिस्टर की, इनको अमेरिका वाले कितना भी जो है ये कर दें, इंसल्ट करें, अगर एक मर्तबा हाथ बढ़ाएंगे तो 10 हाथ आगे जाएंगे, इतना दिली लगाव है। और रशिया वाले कुछ भी कर दें उनके लिए, लेकिन वो ठीक है, दिली मोहब्बत नहीं है। दिली मोहब्बत जो है यानी कांग्रेस जो है उनका जो है दिली लगाव रशिया से है, और ठीक है अमेरिका से ज़रूरत के तहत है, और बीजेपी जो है उसका दिली लगाव जो है अमेरिका की तरफ से और रशिया से, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन का भी यही हाल है। तो अभी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा धुतकार रहा है, कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है, हर जगह इंसल्ट कर रहा है यूरोप के लीडरों को। तो इस लिहाज से वो लोग भी थोड़ा सा नखरे दिखा रहे हैं। ग्रीनलैंड को जो है समझे कब्जाने की बात करता है। अभी देखिए एक बड़ा सा कॉन्सुलेट खोला है ग्रीनलैंड में, जिस पर सारे लोग एहतजाज कर रहे थे। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी उस तकरीर में नहीं गया, पब्लिक सड़कों पे थी। तो वो समझे कि नाज नखरे वाली थोड़ी सी जो है लड़ाई चल रही है उनकी, वरना एक मरतबा जो है डोनाल्ड ट्रंप रिस्पेक्ट दे दे, यूरोप वाले कूद करके जाएंगे, नींद से उठ करके जाएंगे। अभी देखिए इंडिया में जो मार्को रूबियो आने वाला है, देखिए उनकी कैसी आवभगत होगी, जबकि उसने इंडिया को नीचा दिखाने के लिए क्या नहीं किया। तो अभी आप देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन वालों ने डिसाइड किया है कि ईरान पर हम लोग सैंक्शन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। अब देख लीजिए इजराइल कितना कुछ कर रहा है, उस पर सैंक्शन नहीं, लेकिन ईरान पे सैंक्शन। और अभी देखिए स्वीडन में जो है फॉरेन मिनिस्टरों की जो है नेटो की मीटिंग हुई है। उसमें मेन एजेंडा क्या था? मेन एजेंडा था समझ जाइए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खुलवाना है। अब आप देख लीजिए धीरे धीरे जो है इन लोगों के जो है इत्तेहाद बनता चला जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे सिनारियो थे, तो मैं सोचा कि आप लोगों को जो है बता दूं। बकिया ये है कि सम्मुद फ्लोटिला के जो है एक्टिविस्ट उनको छोड़ दिया गया है, तुर्की उनको मुंतकिल कर दिया गया। उनमें से समझ जाइए कि 51 जो है वो इंजर्ड वगैरह हो गए थे, तो उसमें हॉस्पिटल में पहले ही किया गया इस्तांबुल में। तो समझिए कि 40-44 के करीब जो है वो उनको मेडिकल वाले ने जो है यानी हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज दे दिया है कि आप ठीक ठाक हैं। अब 7-8 जो हैं वो थोड़ा सा ज़ेर इलाज हैं। लेकिन ख़तरनाक बात यह है कि 15 के करीब ने रिपोर्ट किया है कि हमारे साथ जिनसी ज़्यादती हुई। अब इंटरनेशनल मीडिया इसको उठा नहीं रहा है, अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है इसको। यही अगर दूसरा किया होता तो फिर देखते कितना हंगामा हुआ होता। इस लिहाज से तो हंगामा हुआ है कि उनके साथ जो इंसल्ट हुआ है तो सब ने कंडेम किया है, सब ने, जॉइंट यूरोप के 10-10 ममालिक ने किया है। बहुत ज़्यादा इजराइल इसके मामले में जलील हुआ है। लेकिन यह है कि जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, ये बात समझ लीजिए। लेकिन ये जो मामला जिनसी ज़्यादती वाला, तो सिर्फ आप अंदाज़ा कीजिए कि ये एक्टिविस्ट लोगों के साथ ये हाल है, तो फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो रहा होगा, उनके जेलों में क्या हो रहा होगा, ये बस आप इमेजिन कर सकते हैं इन दरिंदों से। अभी अल जज़ीरा वाले जो है एक फ़लस्तीनी जो है जो वहाँ के हुकूमत में है, उनसे बात कर रहा था कि क्या हाल वगैरह है, आप लोग क्या देख रहे हैं, और ये ऑक्यूपेशन वगैरह के बारे में आपको क्या लग रहा है। कहाँ के ऑक्यूपेशन, ये अब नीचे चला गया मामला, अब इथनिक क्लिनजिंग वाला मामला चल रहा है। यानी हम लोगों को गुलाम बना लेंगे, दबा देंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे। इससे मामला आगे निकल गया। अब हमारे वजूद ही को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हो लोग। उस प्लानिंग में चल रहे हो कि जीना ऐसा दोभर कर दो कि ये यहाँ से निकल जाए। ये नहीं कि बस यहाँ पर रहो, बस हमारे हुकूमत हमारे हाथ में रहेगी, ऐसा नहीं है। तो ये लेवल पे जो है ये लोग गज़ा वालों के साथ ट्रीट कर रहे हैं। और वेस्ट बैंक के साथ, वेस्ट बैंक को तो बिल्कुल 2 टुकड़ों में करने के लिए तैयार है।
यूरोप वाले चिल्ला भी रहे हैं, लेकिन उनके चिल्लाने से क्या होगा, वो सिर्फ लिप सर्विस करते हैं अपने यहाँ के जो उनके एक्टिविस्ट रहते हैं उनके मुंह बंद करने के लिए। कि वो चिल्लाते हैं कि तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, ह्यूमन राइट्स इतना बोलते हो, यहाँ पर तुम्हारे सामने जो है एक पूरा मुल्क हड़प ले रहा है, तुम कुछ बोलते हो ना। हाँ हाँ, हम भी कंडेम करते हैं, ये मामला है। तो इस लिहाज से आप देखें कि उम्मत मुस्लिमा के तो तारीख़ पढ़िए तो इतना हेल्दी नज़र आता है, और एक एक जो है पूरा जो है सल्तनत गुलड़ देता था। और अभी देखिए तो 55-56 ममालिक हैं। इसको तोड़ा ही इसलिए गया था कि ये कमज़ोर से कमज़ोर हो जाए। दूसरी जंग अजीम के बाद इन लोगों ने प्री प्लान ऐसा बनाया कि हम तो बर्बाद हो गए हैं, लेकिन हमारे टक्कर में जो है वो तो आपस की लड़ाई में हम लोग बर्बाद हो गए। पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, लालच में आ गए, लेकिन अब हम लोग जंग से लर्न किए हैं। तो हमारी ही सोसाइटी अच्छी है जिसकी वजह से हम लोग ऊपर आए, लेकिन वो ठीक है आपस में लालच की वजह से, ग्रीडी की वजह से लड़ गए, तो अब लड़ना नहीं है। लेकिन हमारा टक्कर कोई अगर देगा तो वो मुसलमान देंगे। लिहाजा यह है कि दूसरी जंग अजीम के बाद उन लोगों ने ये फैसला कर लिया एक लिहाज से कि आपस में अब हम लोगों को मुत्तहिद होना है और इन लोगों को डिवाइड कर देना है। तब आप देखेंगे कि ये लोग मिशन में लग गए थे। यूरोपियन यूनियन के ज़रिए से एक ममालिक, पहले 6 ममालिक, 7 ममालिक, 12 ममालिक, फिर नेटो के ज़रिए से इत्तेहाद, यहाँ तक एक करेंसी बना दी, एक यूरोपियन यूनियन बना दिए। वो नो पासपोर्ट, नो वीज़ा, कुछ नहीं, एक है हम सब लोग। बस बॉर्डर की लकीर जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मैनेजमेंट के लिए है, वरना हर यूरोपियन यूरोप में घूमने के लिए आज़ाद है। इधर मुसलमानों को टुकड़े पे टुकड़ा, पाकिस्तान का 2 टुकड़ा, सूडान को 2 टुकड़ा, तो इसको 2 टुकड़ा, उसको 2 टुकड़ा। तो पता चला कि जो है कुवैत को एक छोटा सा मुल्क बना दिए, तो यूएई को अलग मुल्क बना दिए, तो कतर को अलग मुल्क बना दिए, तो बहरीन को अलग मुल्क बना दिए। चल रहा है, जितने टुकड़े रहेंगे उतना ही कंसेंसस में इनको प्रॉब्लम आएगा, और जितना ही ये खिलाफत का कॉन्सेप्ट रहेगा उतना ही मुश्किल रहेंगे। अल्लाह में एक बार चीखते रह गए। और इन लोगों को जो है तारीफ़ कर करके जो है ये करते थे, कहते थे कि तुम लोग ग्रेट कौम हो, ग्रेट नेशन हो, अरब, तुर्क, कुर्द, तो अपना मुल्क अलग बनाओ। क्या तुम लोग जो है एक साथ हो खिलाफत उस्मानिया में, इसमें उसमें, ग्रेट नेशन हो तुम लोग, ग्रेट लैंग्वेज है, ग्रेट, हाँ तो अलग मुल्क हमारा होना चाहिए। अल्लाह में इकबाल जी से रह गए, बुतान रंगो बू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तुरानी रहे बाकी न ईरानी रहे बाकी। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो ये कॉन्सेप्ट दिया था कि तमाम मुसलमान जस्त वाहिद के मानी थे, एक के नाखून में दर्द हो तो पूरे जो है जिस्म प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए फ़लस्तीन के साथ एक मामला हो रहा है 1917 से, सब अपना अपना देख रहे हैं। सब लोग दावा भी करते हैं कि हम इस्लामी हुकूमत हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन किसी को तौफीक नहीं होती है कि फ़लस्तीन को सेंटर बना करके अपनी फॉरेन पॉलिसी को तय करें। नहीं, ईरान फर्स्ट, तुर्क फर्स्ट, पाकिस्तान फर्स्ट, सऊदी फर्स्ट। अब बहुत सारे ने तो सौदा ही कर लिया, मिस्र ने तो सौदा ही कर लिया, यूएई ने तो सौदा ही कर लिया। तो ये सूरत हाल है, तो क्या मामला होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तारीख़ का मताला कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग तारीख़ का जो है मताला कीजिए, तब समझ में आएगा कि हम क्या थे और अभी क्या है, तो फिर आपको बहुत तकलीफ़ होगी। लेकिन उम्मीद भी रहती है कि तारीख़ में इससे भी भयानक दिन आए हैं। ऐसा लगता था कि बिल्कुल आप कोलैप्स कर जाएगी उम्मत, लेकिन फिर वहाँ से उठ गए। तो अभी तो समझ जाइए कि हम लोग रिवाइव के दौर में हैं। हम लोग का बहुत ही बुरा दौर गुजर करके अब थोड़ा सा अच्छे दौर में आ चुके हैं। तो मताला कीजिए। तो ये चंद खबरें थी जो मैं सोचा आप लोग शेयर कर दूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और आज इंशाल्लाह जो है वीडियो आएगी अजीम शख्सियात पे, अलप अरसलान, सुल्तान अलप अरसलान पे। कल इंशाल्लाह वीडियो आएगी, परसों खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला। जज़ाकल्लाह।